हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं राहुल संघई फिर से आपका स्वागत करता हूं डेफिनेट सक्सेस पाठशाला पर। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फेडरलिज्म चैप्टर से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। ठीक है, ध्यान रखिएगा। वैरायटी हम पढ़ेंगे यहाँ पर कि किस तरीके के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? द रियल सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द फर्स्ट ऑप्शन, क्लियरली लेड आउट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। ठीक है। नेचर ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन अवर कंट्री, बिल्कुल ठीक है। कैन बी बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ दीज। ठीक है, वैसे तो देखिए ऑप्शन सी भी सही लग रहा है, बोथ ए एंड बी, लेकिन जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे, थ्योरी पढ़ेंगे उसमें, तो आपको बिल्कुल एग्जैक्टली आंसर मिल जाएगा कि ये जो सक्सेस है इसका मेन कारण है नेचर ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन अवर कंट्री। क्योंकि सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में लिख देने से अकेला कुछ नहीं होता। ऐसे तो कई सारी कंट्रीज ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाए लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए। हमारे यहाँ जो नेचर ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स है, इसके कारण जो कुछ लिखा गया वो सक्सेसफुल हो पाया। तो आंसर क्या होगा इसका? हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। न्यू स्टेट्स वर क्रिएटेड इन इंडिया टू इंश्योर दैट पीपल हु स्पोक द सेम लैंग्वेज लिव्ड इन द सेम स्टेट, इंश्योर प्रॉपर सेफ्टी ऑफ द पीपल, इंश्योर प्रॉपर रूल, नन ऑफ दीज। ठीक है, तो ये जो लिंग्विस्टिक स्टेट्स बनाए गए थे ये इसलिए बनाए गए थे ताकि एक भाषा बोलने वाले लोग एक साथ रहें, ताकि एडमिनिस्ट्रेशन बेहतर हो सके, है ना। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन द यूज ऑफ इंग्लिश फॉर ऑफिशियल पर्पज वॉज टू स्टॉप इन। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन क्या था? 1965 में इंग्लिश का यूज एज ऑफिशियल लैंग्वेज बंद होना था, लेकिन नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि तमिल जो स्टेट है उसने ये डिमांड करी कि इंग्लिश का यूज एज ऑफिशियल लैंग्वेज कंटिन्यू होना चाहिए, क्योंकि साउथ इंडिया के लोग इंग्लिश से ज्यादा अच्छे से वो कम्युनिकेट कर पा रहे थे एज कंपेयर टू हिंदी, है ना। ठीक है, तो ये ब्रिटिश हिस्ट्री के कारण इनका इंग्लिश के साथ जो लगाव था वो ज्यादा बेहतर था एज कंपेयर टू हिंदी, इसीलिए इन्होंने डिमांड की कि इसका यूज बंद नहीं होना चाहिए, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन था कि 1965 में बंद हो जाना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। When power is taken away from the central and state governments and given to the local government, it is called, बहुत ही सिंपल डायरेक्टली डेफिनेशन दे दी आपको। काहे की डेफिनेशन है ये? डिसेंट्रलाइजेशन की, है ना। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, डिसेंट्रलाइजेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अ मेजर स्टेप टुवर्ड डिसेंट्रलाइजेशन वाज टेकन इन द ईयर, कौन से ईयर में लिया गया था? 1992 में लिया गया था, जब यहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस चेंज किए गए थे। 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया और सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की बहुत सारी पावर्स जो हैं वो लोकल गवर्नमेंट्स को दे दी गई। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा? 1992। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। द कमिंग टुगेदर फेडरेशन इज फाउंड इन, ऐसी कौन सी कंट्रीज हैं जहां कमिंग टुगेदर फेडरेशन है? यूएसए, चाइना, रशिया। भाई चाइना और रशिया में तो नहीं है। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश बिल्कुल नहीं है। यूएसए, स्विट्जरलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया, इन तीन कंट्रीज में हमें कमिंग टुगेदर फेडरेशन देखने को मिलती है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। मैच द कॉलम है भाई, देखें। कमिंग टुगेदर फेडरेशन अभी हमने पढ़ा ऑस्ट्रेलिया एंड यूएसए। होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन बेल्जियम एंड इंडिया, यानी DA। देन डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स एटसेट्रा, ये यूनियन लिस्ट के पार्ट हैं। यूनियन टेरिटरी छत्तीसगढ़ है और लक्षद्वीप है, यानी कि DACB। तो यहां कौन सा ऑप्शन हमें ऐसा दिख रहा है? DACB, यानी ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर ऑफ कमिंग टुगेदर फेडरेशन? इनमें से कौन सा कमिंग टुगेदर फेडरेशन का फीचर नहीं है? इन दिस टाइप ऑफ फेडरेशन स्टेट्स कम टुगेदर ऑन देयर ओन टू फॉर्म अ बिगर यूनिट, ये कमिंग टुगेदर का फीचर है। दीज स्टेट्स हैव इक्वल पावर एंड आर इक्वली स्ट्रॉन्ग विज़ द फेडरल गवर्नमेंट। विज़ मतलब जैसे कि फेडरल गवर्नमेंट है उतनी ही पावरफुल जो रीजनल गवर्नमेंट है वो है। ठीक है, ये भी उसका फीचर होता है। दे आर कमिंग टुगेदर बिकॉज दे वांट टू मेंटेन सोवरेनिटी, आइडेंटिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ देयर ओन, ये भी सही है। मतलब ऑप्शन डी बचा, यही होगा इनकरेक्ट।
है ना। इंडिया, स्पेन एंड बेल्जियम आर एग्जाम्पल ऑफ कमिंग टुगेदर, बिल्कुल नहीं है भैया कमिंग टुगेदर के एग्जाम्पल। इंडिया तो होल्डिंग टुगेदर का एग्जाम्पल है, बेल्जियम भी होल्डिंग टुगेदर का एग्जाम्पल है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, हु कैन मेक लॉस रिलेटिंग टू द सब्जेक्ट्स मेंशन्ड इन द कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट में जो सब्जेक्ट दिए हैं उस पर लॉ कौन बना सकता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी बना सकती है और स्टेट गवर्नमेंट भी बना सकती है। मतलब हमारा आंसर क्या होगा, बोथ बी एंड सी, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। विच लेवल ऑफ गवर्नमेंट हैज द पावर टू लेजिस्लेट ऑन द रेसिडरी सब्जेक्ट। देखना ये जो क्वेश्चन जो हमने कंटिन्यूसली 2 क्वेश्चन लिए हैं, ये इसीलिए हमने लिए हैं क्योंकि कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान रखिएगा। रेसिडरी सब्जेक्ट पर लॉ कौन बनाता है, यूनियन गवर्नमेंट। और कॉन्करेंट लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स हैं उन पर कौन लॉ बनाता है, दोनों, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, हमने ये दोनों क्वेश्चन इसलिए एक साथ लिए कि आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, द डिस्टिंग्विशिंग फीचर ऑफ अ फेडरल गवर्नमेंट इज, क्या है भाई डिस्टिंग्विशिंग फीचर, नेशनल गवर्नमेंट गिव्स सम पावर टू द प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ये तो बिल्कुल नहीं है भाई, ये तो फर्स्ट वाला हो गया अपना यानी हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। इलेक्टेड ऑफिशियल्स एक्सरसाइज सुप्रीम पावर इन द गवर्नमेंट, बिल्कुल नहीं। गवर्नमेंटल पावर इज डिवाइडेड बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट, ये सही है। पहला भी हो सकता था, लेकिन कई बार 2 की जगह 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, तो उस केस में ये फेल हो जाएगा। लेकिन ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है, यानी हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है हमको इनमें से। यूजुअली अ फेडरेशन हैज 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट्स, बिल्कुल ठीक है। यूजुअली तो 2 होते हैं, कुछ कंडीशंस में 3 होते हैं। बोथ द लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट एंजॉय देयर पावर्स इंडिपेंडेंट ऑफ वन अनदर, बिल्कुल ठीक है। इन अ फेडरल सिस्टम अ स्टेट गवर्नमेंट हैज पावर्स ऑफ इट्स ओन, ये भी बिल्कुल ठीक है। In a federal system, the state government is answerable to the central government, ये गलत है, तो हमको इनकरेक्ट ही बताना था, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी, ये इनकरेक्ट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। Which countries follow the unitary system of the government? अब भाई देखो, हमने ऐसी कंट्रीज के नाम तो पढ़े ही नहीं जहां यूनिटरी सिस्टम फॉलो किया जाता हो। हमने तो ऐसी कंट्रीज के नाम पढ़े हैं जहां पर फेडरल सिस्टम फॉलो होता है, लेकिन हम उनको पढ़े बिना भी ये आंसर कर सकते हैं। क्यों, आप यहां देखिएगा, जो ऑप्शंस यहां हमको दिख रहे हैं वो ऑप्शंस के नाम हमने कहीं ना कहीं पढ़े हैं कि वो जो है ना उसमें फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ना। जैसे बेल्जियम, स्पेन, इंडिया फेडरल गवर्नमेंट है, यूएसए है, बेल्जियम है, जापान आपने पढ़ा नहीं है लेकिन ये भी फेडरल गवर्नमेंट है ना। फ्रांस, जर्मनी एंड इंडिया में भी फेडरल गवर्नमेंट है। इससे बचा का यूनाइटेड अरब अमीरात, चाइना और श्रीलंका, ये ऐसी कंट्रीज हैं। श्रीलंका तो हमने पढ़ा था, ये फेडरल नहीं थी, बाद में बनी, है ना। तो ये जो स्टेटमेंट जो दिया हुआ है थर्ड वाला, यानी कि सी, ऑप्शन सी, ये हमारा आंसर होगा। ये वो कंट्रीज हैं जहां पर यूनिटरी सिस्टम फॉलो होता है, ठीक। चलिए फिर से एक इमेज बेस्ड क्वेश्चन आया है, इस इमेज को देखना है और हमें आइडेंटिफाई क्या करना है कि ये कौन से प्राइम मिनिस्टर हैं इंडिया के और ये कौन से अलायंस को लीड कर रहे थे, यानी कौन से अलायंस के हेड थे, है ना, क्योंकि ये कोलिजन गवर्नमेंट दिख रहा है हमको, है ना। तो भाई कौन है ये, हमें मालूम है हाथ में कमल का फूल लिए हुए हैं, यानी कि बीजेपी के कोई प्राइम मिनिस्टर हैं। तो कौन से प्राइम मिनिस्टर हैं ये, अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, है ना। और बीजेपी का जो कोलिजन था वो एनडीए था, यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं जो एनडीए को लीड कर रहे हैं, यानी हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए, अटल बिहारी वाजपेयी जी एंड एनडीए, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस टू द लैंग्वेज पॉलिसी होल्ड्स ट्रू इन द केस ऑफ इंडिया, ठीक है। इंडिया के केस में लैंग्वेज पॉलिसी में कौन सा ये सही जा रहा है, देखते हैं ना। द लैंग्वेज बेस्ड स्टेट्स हैव डिवाइडेड अस एज दे मेक एवरीवन कॉन्शियस ऑफ देयर लैंग्वेज, गलत है, ऐसा नहीं हुआ। द पॉलिसी ऑफ एकोमोडेशन हैज स्ट्रेंथन्ड द नेशनल यूनिटी, ये है क्योंकि एकोमोडेट कर रहे हैं हम सारी डिफरेंट लैंग्वेजेस को, है ना। Language policy has helped to consolidate the dominance of English over all other languages, बिल्कुल भी नहीं है ऐसा, हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं।
फिल इन द ब्लैंक्स के भी बेसिस पर दिया है। रिव्यूज द परफॉर्मेंस ऑफ ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत की परफॉर्मेंस को इनमें से कौन रिव्यू करता है? तो ज्यादातर लोग कई बार इसमें जिला परिषद पर चले जाते हैं, है ना, या पंचायत समिति यानी ब्लॉक लेवल पर चले जाते हैं, बट ऐसा नहीं है। ग्राम पंचायत के काम को सुपरवाइज करने का काम किसका है? ग्राम सभा का है। ग्राम सभा क्या होती है? एक गांव में रहने वाले जितने भी अडल्ट्स हैं यानी कि वोटर्स हैं वो सब ग्राम सभा के मेंबर होते हैं। इनको साल में 2 या 3 बार मिलना होता है और ग्राम पंचायत की फंक्शनिंग को, इनके परफॉर्मेंस को रिव्यू करना होता है। लेकिन लोगों को अपनी इस पावर का मालूम ही नहीं है, इसके कोई इलेक्शन नहीं होते हैं क्योंकि, है ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन ए, ग्राम सभा। ठीक, चलिए असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन आ गए भाई। पहला दिया हुआ है बेल्जियम एंड स्पेन हैज होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। बिल्कुल सही बात है, बेल्जियम और स्पेन में क्या है? होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है। ये इंडिया के साथ इनका एग्जांपल दिया जाता है। अ बिग कंट्री डिवाइड्स पावर बिटवीन कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स एंड नेशनल गवर्नमेंट। ये भी बिल्कुल सही है। एक बड़ी कंट्री जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स और नेशनल गवर्नमेंट के बीच में पावर डिवाइड करती है। लेकिन क्या रीजन असर्शन का एक्सप्लेनेशन लग रहा है आपको? मुझे तो बिल्कुल नहीं लग रहा। मेरे हिसाब से ऑप्शन क्या होना चाहिए आपका? आंसर होना चाहिए ऑप्शन बी, बोथ ए एंड आर आर ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है पावर इज टेकन अवे फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड गिवन टू द लोकल गवर्नमेंट। रीजन दिया हुआ है लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज आर बेस्ट सेटल्ड एट द लोकल लेवल। बिल्कुल सही है भाई, इसीलिए तो ऐसा किया गया। मतलब आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। दोनों सही है और आर ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। जिला परिषद चेयरपर्सन इज द पॉलिटिकल हेड ऑफ द जिला परिषद। बिल्कुल ठीक बात है। मेयर इज द हेड ऑफ म्युनिसिपैलिटीज। नहीं भाई, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का हेड होता है मेयर, म्युनिसिपैलिटी का नहीं होता है। मतलब आर गलत, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। लास्ट क्वेश्चन है हमारा। असर्शन दिया है द थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट इज नोन एज लोकल गवर्नमेंट। बिल्कुल सही बात है, थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट इज लोकल गवर्नमेंट। आर दिया हुआ है इट मेड डेमोक्रेसी वीक इन नेचर। बिल्कुल नहीं भाई, इससे तो डेमोक्रेसी और स्ट्रांग हुई है। मतलब यहां भी आर गलत है ना। तो फिर से हमारा आंसर क्या होगा? ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, यानी कि ऑप्शन सी। ठीक है, तो ये इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे। ठीक है, अब इसके अलावा हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और पढ़ने हैं, तो अगले वीडियो में हम इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या हैं उन पर फोकस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।